नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बी वेल्थी हेल्प लाइव सेशन में। इस सेशन में आपके म्यूचुअल फंड के निवेश से जुड़े सवालों के जवाब देने की हम कोशिश करते हैं। जवाब देने में आज हमारी मदद करेंगे विरल भट्ट। विरल, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे सेशन में। प्रिया स्वाति जी, आपने आपने ये शो पे बुलाया मुझे। क्या हाल चाल है मुंबई के? सब ठीक ठाक एकदम? बहुत बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा है। स्ट्रोम आके गया, बस अभी फिलहाल सब वोटिंग है। हमारी हमारी वोटिंग वनडे को है, इलेक्शन है, तो जी। उसमें ही सारे लोग बिजी हैं। अच्छा, चुनाव का माहौल मुंबई में भी। अच्छा, चलिए शुरू करने के पहले एक काम कर एक रिक्वेस्ट है आप सभी से जो देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने बी वेल्दी सब्सक्राइब नहीं किया तो एकदम सही वक्त है, सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो एक घंटी बनी हुई है उसको टिंग दबा दे, ताकि हमारे नए पोस्ट, नए वीडियोस, हमारे लाइव सेशन सबके अलर्ट आपको तुरंत मिल जाए। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। पहला सवाल है सौरभ वाधवान जी का। जानना चाहते हैं कि क्वांटम एएमसी पर राय क्या है आपकी विरल? क्वांट और क्वांटम को लेके बड़ी उलझन होती है लोगों में। क्वांट के बारे में तो बहुत बातें होने लगी है, क्वांटम के बारे में अमूमन ज्यादा बातचीत हमें सुनाई नहीं देती है। देखिए, ये स्वाति जी, ये कंफ्यूजन होना लाजमी है। नाम में वैसे तो डिफरेंस है, बट जी। ये क्वांट और क्वांटम, ये थोड़ा सा गलतफहमी हमेशा हो जाती है लोगों को। क्वांटम 2008 से शुरू किया है उन्होंने अपने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। उनका अप्रोच हमेशा इन्वेस्टर सेंट्रिक और कस्टमर सेंट्रिक रहा है। वो डायरेक्टली अप्रोच करते आ रहे हैं अ, अपने इन्वेस्टर्स को। बट अब कुछ लास्ट 2-3 साल की बात करें, स्पेशली कोविड के बाद, तो कोविड के बाद उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी संभाल लिया है अपने पूरे ओवरऑल प्रोसेस के अंदर। और अभी डिस्ट्रीब्यूट भी उसके जो फंड्स हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। रिटर्न्स की बात करें तो रिटर्न्स उनकी जो अप्रोच है, मेनली अप्रोच वैल्यू ड्रिवन है और बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी में मानते हैं। आप बनते रहिए, पोर्टफोलियो में निवेश करिए और जितना हो सके उतना लॉन्ग टर्म हमारे साथ रहिए, तो आपको अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्टेड है। उनके जो फाउंडर है वो है अजीत दयाल। अजीत दयाल, उन्होंने ये पर्टिकुलर क्वांटम की जो एडवाइजरी एएमसी है वो फाउंड किया है 2008 से, वो बने रहे हैं। और डेफिनेटली और भी बहुत सारे फंड मैनेजर्स गए हैं। आज के दिन में अगर उनके रिटर्न्स पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, कंपैरेटिवली कैटेगरी वाइज रिटर्न्स उतने एग्रेसिव आपको नहीं दिखेंगे, बट ड्यू टू वैल्यू गिवन अप्रोच उनके रिटर्न्स मीडियम काइंड ऑफ रिटर्न्स कह सकते हैं। जो अगर लास्ट 10 साल की बात करें या 5 साल की बात करें, तो 16 to 17% रिटर्न एगर पॉइंट ऑफ व्यू से आए हैं। तो आपकी राय क्या रहेगी अगर कोई आपके पास आके बोले कि मुझे क्वांटम म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में निवेश करना है, और अब जाहिर सी बात है सभी स्कीम में तो कोई निवेश नहीं करेगा, लेकिन अगर किसी एक या दो में करना है तो आपकी सलाह क्या रहेगी? देखिए, जैसे मैंने कहा कि हालांकि लास्ट 2-3 साल से वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम करना उन्होंने शुरू किया है, बट अगर आपका अप्रोच डीआईवाई है, आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं है, तो डू इट योरसेल्फ अप्रोच से आप क्वांटम की वेबसाइट से जाकर डेफिनेटली क्वांटम के नहीं, फंड्स में निवेश कर क्वेश्चन सकते ये नहीं कि आप खुद से कैसे करेंगे। हैं। ओके। सवाल अब मैं एक एक्सपर्ट से ये पूछ रही हूँ कि क्या जो जो फंड्स क्वांटम के बास्केट में हैं, क्या उससे बेहतर ऑप्शन बाजार में, अगर मान लीजिए कि मुझे स्मॉल कैप में निवेश करना है या फिर लार्ज कैप में करना है, शुड आई गो विथ क्वांटम और शुड आई गो एंड और या मेरे पास बाकी अच्छे ऑप्शन और अच्छे डेफिनेटली बाकी ऑप्शन? बहुत सारे डिफरेंट अप्रोच अवेलेबल है। हम्म। अभी एमसीज हैं, काफी बेहतर रिटर्न्स आए हैं। अप्रोचेबल भी है वो एमसी, सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ओवरऑल जर्नी भी अगर आपके निवेश करना है तो काफी हेल्प आउट होती है कंपेयर टू क्वांटम म्यूचुअल। ओके, तो मतलब टेक अवे ये कह सकते हैं पहली बात कि क्वांट और क्वांटम अलग है। एक बाय एंड होल्ड स्लो एंड स्टेडी पे यकीन करता है, वो है क्वांटम। और क्वांट जो है वो तो बाजार को बहुत साफ साफ कहते हैं कि हम तो बाजार को टाइम करने की कोशिश करते हैं, सही कहा। और अभी तक उसमें वो सफल भी रहे हैं। दूसरी चीज कि उनके पास जो अभी अगर आप खरीदने जा रहे हैं, नहीं, दूसरी बात ये कि शुरुआत में क्वांटम ने डायरेक्टली अप्रोच किया है कस्टमर्स को, इन्वेस्टर्स को, अब वो धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूटर का भी की भी हेल्प ले रहे हैं, जबकि क्वांट के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। वो शुरू से ही
हर तरीके से कस्टमर्स को एक्वायर करने की कोशिश में थे, उनकी कोशिश रही है। और अगर अभी बाजार में आप फंड्स लेने जाएंगे, निवेश करने जाएंगे, तो बहुत इम्प्रेसिव रिटर्न क्वांटम के आपको शायद देखने को ना मिले, और उससे बेहतर ऑप्शन भी आपको दिख जाए निवेश करने जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल सुब्रता दास गुप्ता जी का, कि सोने और यूएस डॉलर में क्या कनेक्शन है? दोनों साथ साथ एक डायरेक्शन में चलते हैं या फिर दोनों की चाल अलग चलती है? जब हम यूएस डॉलर और गोल्ड की बात करते हैं स्वाति जी, तो उनका जो संबंध है वो विपरीत संबंध माना जाता है, नकारात्मक नेगेटिव कोरिलेशन है। हम्म। तो होता है उसमें, जब जब यूएस डॉलर की प्राइस बढ़ती है, यानी हम्म। उसका मूल्य जब बढ़ता है यूएस डॉलर का, तो हम्म। गोल्ड का प्राइस कम होता है। और मेजरली कंट्रीज अगर वर्ल्ड की बात करें, तो जो लोग सोना खरीदते हैं वो मेजरली यूएस डॉलर में ही खरीदते हैं। तो हम्म। ये एक फंडामेंटल रूल तो है ही है कि जब डॉलर की प्राइस बढ़ती है तो गोल्ड की प्राइस कम होती कम हो है। जाती है। ओके। ये एक इम्पोर्टेंट फंडामेंटल बेसिक सा रूल है। हम्म। पर कुछ सालों में, लास्ट कुछ सालों में अगर हम देखें, तो ये ही एक फैक्टर इन नहीं करता है। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट की बात हो गई, कंट्री के इकोनॉमी की बात हो गई। अभी जैसे बहुत सारे कंट्रीज में इलेक्शंस हैं, तो वहां पे कंट्री की क्या सिचुएशन है और कैसे इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, तो ये सारी चीजें भी बहुत ही फैक्टर इन करना पड़ता है जब हम गोल्ड की वैल्यू की बात करते हैं, गोल्ड की प्राइस की बात करते हैं, कंसिडरिंग करेंसी। यहाँ पे हम यूएस डॉलर की बात कर रहे हैं, तो वो केस में यूएस डॉलर अगर कम भी हो रहा है और गोल्ड की प्राइस फिर भी कम हो रही है, हाँ। और या तो यूएस डॉलर की प्राइस बढ़ रही है तो यूएस गोल्ड की प्राइस भी कम हो रही है कई कई बार, और कई बातों में गोल्ड की प्राइस बढ़ भी रही है। तो वो रिलेशन थोड़ा सा गड़बड़ा जा रहा है लास्ट एक दो सालों में। ओके, सो टू सम इट अप, दोनों की चाल नॉर्मली अलग अलग डायरेक्शन में होती है, लेकिन ऐसे भी सिचुएशन देखे गए हैं जहां पर दोनों एक डायरेक्शन में भी चलते हैं, चल तो रहे हैं। नेगेटिव कोरिलेशन है, लेकिन उसके एक्सेप्शंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, ऑल राइट। मनीष परिहार जी का सवाल है कि अभी के फिलहाल के मार्केट सिचुएशन को देखते हुए क्या स्मॉल कैप में लमसम लगाना, निवेश करना आप सलाह देंगे? देखिए, 3 बातें हैं। पहले तो डेफिनिटली अगर आपका अप्रोच यहाँ से 7 साल या 10 साल से ज़्यादा का है, ठीक है? तो आप डेफिनिटली स्मॉल कैप में लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छा-सा नेगेटिव डाउनसाइड गया है स्मॉल कैप में, तो एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से लगा सकते हैं। बट ये लंप सम इन्वेस्टमेंट को आप अगर ब्रेक करके करते हैं, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा अभी के मौके पे। ओके, तो लगा सकते हैं लेकिन स्टैगर्ड मैनर में करें, वो ज्यादा बेहतर होगा। और जो लोग देख रहे हैं उनको एक बात बता दें, ये अभी के मार्केट सिचुएशन, अभी अभी, डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट, हम लोग की बस की नहीं है एक रिटेल निवेशक की। कभी कभी किस्मत चमक गई तो हो गया, लेकिन ये अमूमन काम करता है नहीं, हम इंतजार में ही बैठे रह जाते हैं और वो अभी का तभी हो जाता है। सो कहते हैं कि जब आपके पास पैसा तब निवेश कीजिए। अभी क्या मार्केट है, कल क्या मार्केट होगा, 20 साल में जब पलट के देखेंगे तो मार्केट कुछ भी हो, जिसने ऊपर जाना है वो ऊपर जाएगा, और इक्विटी ने दिखाया हुआ है कि वो, उसका जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ ही रहता है लॉन्ग टर्म में। लेकिन चलिए अगला सवाल लेते हैं इंद्रजीत शर्मा जी का। डिफेंस पर्सनल है, ज्यादा जानते नहीं है निवेश के बारे में। एनपीएस टीयर वन में इनका टीयर वन अकाउंट है, वहां पर करीब 26 लाख रुपए इनके जमा हो गए। टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन 16,000 जा रहा है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का मिला के। 2024 फरवरी से विरल उन्होंने 35,000 रुपए निवेश करना शुरू किया है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में, कोटक एमर्जिंग में, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, टाटा स्मॉल कैप, और सभी में 500 रुपए का टॉपअप हाफ ईयरली उन्होंने सेट कर दिया है। मिरे एसेंट लार्ज कैप में, लार्ज एंड मिड में इन्होंने 15,000 की एसआईपी शुरू की है। साथ ही एक्सिस ईएलएसएस और मिरे टैक्स सेवर में 4 साल से इनका निवेश जा रहा है, जिसकी वैल्यू अभी 1.83 और 1.82 लैक्स है। 20 साल तक कोई विड्रॉ नहीं करेंगे ये पैसे।
अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं, साथ ही ये भी जानना चाहते हैं कि इस पूरे निवेश से कितने पैसे वो जोड़ सकते हैं। और एक बात बड़ी साफ साफ लिखी है कि ये पोर्टफोलियो बहुत चर्न नहीं कर सकते, विच इज एक्चुअली वेरी गुड थिंग, क्योंकि उनका बहुत बिजी स्केड्यूल होता है। मुझे लगता है पोर्टफोलियो मोर और लेस डिसेंट दिख रहा है। पोर्टफोलियो काफी डिसेंट है। ओनली थिंग, लार्ज एंड मिड कैटेगरी के दो फंड्स उन्होंने लिए हैं अपने पोर्टफोलियो में। एक तो मिराई एसेट का लार्ज एंड मिड कैप है और एक कोटक का इमर्जिंग फंड है। और हालांकि ये दोनों फंड हाउस की स्ट्रेटेजी थोड़ी अलग अलग है, तो उनमें अगर बने भी रहेंगे तो नहीं है। और उसके अलावा अगर देखेंगे तो काफी अच्छी तरीके से डाइवर्सिफाइड किया है। फ्लेक्सी कैप को ऐड किया है, प्योर मिड कैप को ऐड किया है, स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप में टॉप अप भी कर रहे हैं। और एक टैक्स सेवर्स टीम है तो वो भी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में ही आती है। अनुमान देखें तो काफी अच्छा डाइवर्सिफाइड करके रखा। रही बात, काफी लॉन्ग टर्म अप्रोच है, वो तो बहुत ही अच्छा है उनके लिए। लॉन्ग टर्म में ही आपको काफी अच्छी तरीके से रिटर्न्स आ सकते हैं ऐसे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखेंगे तो। कितना होगा, अगर मैं यहाँ पे उनकी एनपीएस अमाउंट को भी कंसीडर करूं और म्यूचुअल फंड के 35,000 की भी एसआईपी को कंसीडर करूं, ये राइट? स्टेप अप भी है 500 का। यस, हाँ। डेफिनेटली। तो सारों को मिलाकर करीबन 6.5 करोड़ का पोर्टफोलियो बन सकता है आने वाले 20 सालों में। 12% का मैं अनुमान यहाँ से लगाऊं तो भी। ओके, तो शर्मा जी, राइट, क्या नाम, इंद्रजीत शर्मा जी, यस। 6-6.5 करोड़ के आसपास का कॉर्पस आपके पास बन जाएगा। और जैसा आपने कहा है कि आप फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं कर पाएंगे पोर्टफोलियो, तो करिए भी मत, जरूरत नहीं है करने की। नहीं है। श्रीकांत जी का सवाल लेते हैं। 9 फंड्स में एसआईपी कर रहा हूँ 15,000 रुपए पर मंथ की, 15 साल तक करना चाहता हूँ बेटी की पढ़ाई के लिए। क्या मेरा कॉर्पस 1.5 करोड़ का बन सकता है? और क्या ये फंड का पोर्टफोलियो ठीक रहेगा? 8-9 फंड्स के नाम आराम से: आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी फोकस 30, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, डीएसपी स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, व्हाइट ओक कैपिटल मल्टी एसेट एलोकेशन और मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 एफओएफ। 9 फंड क्या ज्यादा है 15,000 के हिसाब से, या फिर अमाउंट का कोई रिश्ता नहीं है नंबर ऑफ फंड से? देखिए, अमाउंट का रिश्ता वैसे देखने जाए ना तो हम हमेशा सजेशन देते हैं स्वाति जी के फंड आपके 5 से 6 फंड अगर आप रखते हैं पोर्टफोलियो में तो बेहतर रहता है। हर एक 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 कैटेगरी के भी फंड अगर आप रखते हैं तो डाइवर्सिफाइड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सही है। इनके पोर्टफोलियो की बात करें तो मिड कैप और स्मॉल कैप में इंक्लिनेशन ज्यादा है। हालांकि लॉन्ग टर्म का व्यू है, बट मुझे लगता है यहाँ से 2 से 3 फंड अगर कम करते हैं तो ओवरऑल पोर्टफोलियो काफी अच्छा दिखेगा। और जो वो वैल्यू, जो 2-3 फंड, जैसे अगर मैं कहूँ सजेशन दूं तो यहाँ से वो नेस्डेक 100 वाला जो फंड है उसको यहाँ से निकाल सकते हैं। मोतीलाल के 2 फंड हैं। मोतीलाल के जो फॉरेन इंक्लिनेशन वाला जो पोर्टफोलियो है वहां से निकलकर वो वैल्यू डिस्कवरी वाला जो फंड है उसको भी यहाँ से निकलकर एक स्मॉल कैप, तो 2 से 3 फंड निकालकर 5 से 6 फंड्स का पोर्टफोलियो बनाइए। जो फंड में एसआईपी चल रही थी वो फंड के एसआईपी वहां से स्टॉप करके जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के फंड्स हैं में ही आप उसको ऐड कर दीजिए। और रही बात उनके 1.5 करोड़ बनाने की, तो 1.5 करोड़ तो बनता थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। कम से कम 77 lakhs, या 77 लाख वो जुटा पाएंगे आने वाले 15 सालों में। तो 1.5 करोड़ तो नहीं बनाएंगे, उसके लिए उनको स्टेप अप करना पड़ेगा अपनी एसआईपी। और वो भी स्टेप अप करना कम से कम यहाँ से अगर वो डबल करते हैं अपनी एसआईपी को आने वाले सालों में तो ये अचीव कर पाएंगे आने वाले 15 सालों में। मतलब डबल एज इन कि हर साल कितना बढ़ाना होगा, 10%, 12%, वो कुछ ऐसा बताएंगे? कम से कम 10 से 15% का रेंज हर रखे साल बढ़ाने ऐसे। में। ओके, तो श्रीकांत जी, मुश्किल है 1.5 करोड़ बनना इस अमाउंट से। अगर है, अगर आपके पास स्कोप, तो प्लीज अपनी एसआईपी को हर साल बढ़ाइए 10 से 15% पे। और जैसा विरल ने कहा, थोड़ा सा पोर्टफोलियो को ट्रिम कर दीजिएगा तो आपके लिए मैनेज करना भी आसान हो जाएगा। सही। अगला सवाल मिथिलेश कुमार जी का, कि ये सब लोग बात करते हैं रिस्क है म्यूचुअल फंड में,
लेकिन कोई बताता नहीं है कि ये रिस्क है क्या। पहला रिस्क तो यही है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगा रहे हैं तो हो सकता है कि आपके पैसे निगेटिव में चले जाएं, जितना लगाया है आपने उससे कम दिखे। तो पैसा खोने का ही रिस्क सबसे बड़ा रिस्क होता है धीरज। देखिए, पैसा खोने का रिस्क होता है, उसको हम कह सकते हैं कि एक मार्केट का रिस्क, राइट? अगर हम भले हमने इक्विटी फंड्स में डाला या डेट फंड्स में डाला, तो मार्केट में हम निवेश करते हैं, वो मार्केट में ही कुछ चीजें ऐसी हो गई, जी। आगे पीछे हुआ, तो वो का रिलेशन कनेक्टेड होता है जो भी आप निवेश करते हैं, जी। राइट? क्योंकि आप इनडायरेक्टली निवेश तो आप ही कर रहे हैं, तो करेक्ट। डेफिनेटली मार्केट का रिस्क होता है, तक होने का डर तो बना ही रहता है। ओके, तो सबसे बड़ा रिस्क वही है, राइट? उसी रिस्क को हम रेफर करते हैं जब हम कहते हैं कि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। यस, एब्सोल्युटली। इसके अलावा और कोई रिस्क? देखिए, जब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, तो और एक रिस्क को समझना बहुत ही ज़रूरी है, वो है कंसंट्रेशन रिस्क। हम्म। हम एक ही फंड में सारा पैसा नहीं लगा जी। सकते, एक ही कैटेगरी में सारा पैसा नहीं लगा सकते, एक ही एएमसी में सारा पैसा नहीं लगा सकते। हम्म। हमको कैटेगरी वाइज़ डिवाइड करना पड़ेगा अपने इन्वेस्टमेंट्स को, डिफरेंट डिफरेंट एएमसीज़ के 5 से 6 फंड्स का पोर्टफोलियो बनाकर हम कंसंट्रेशन को साथ एक ही जगह पे ना डालकर अलग-अलग जगह पे डालें, राइट? ऐसा कहते हैं कि वी शुड नॉट पुट आवर ऑल एग्स इंटू वन वन बास्केट, बास्केट। राइट? और एक चीज़, उसको हम डाइवर्सिफिकेशन का भी नाम दे सकते हैं, कि हम्म। डाइवर्सिफाइड करना चाहिए पोर्टफोलियो। इससे जो ये रिस्क की बातें हम कर रहे हैं, वो कम होगी। निकल नहीं जाएगा, बट हम कम कर सकते कम हैं। हो जाएगा। और साथ ही एक होता है लिक्विडिटी रिस्क। कई दफा ये भी होता है कि आपने जहां पैसे लगाए हैं, ये हमने देखा था कोविड के टाइम पर ही जब हुआ था। एग्ज़ैक्टली, एक फंड हाउस के साथ उन्होंने दो तीन फंड्स अपने स्कीम्स को वाइंड अप कर दिया था, और निवेशक पैसे नहीं निकाल रहे थे। और पैसे क्यों नहीं निकाल पा रहे थे? क्योंकि फंड हाउस उस जो उनके पास उस पर्टिकुलर स्कीम में जो पोर्टफोलियो था, जो उसका अंडरलाइंग सिक्योरिटी था, उसको बेच नहीं पा रहे थे बाजार में, राइट, क्योंकि उसके राइट। बायर्स नहीं थे। तो इस तरह के बहुत सारे रिस्क, बेसिकली मोटे तौर पे निवेशक के लिए रिस्क यही है कि आपके पैसे आ, उसकी वैल्यू कम हो सकती है, और कभी कभी निकालने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन लंबे वक्त में ये वैल्यू कम होने वाला रिस्क जो है वो अपने आप कम हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि जब इक्विटी में लगा रहे हैं तो वो हमेशा लंबा नजरिया लेके लंबा चले। नज़रिया रख सही है। ऑल राइट। अगला सवाल है हैरी सिंह का। जानना चाहते हैं कि इज इट अ गुड अप्रोच टू इन्वेस्ट 1 लाख लम सम मंथली इन डिफरेंट फंड्स? अब मुझे ये नहीं पता कि वो 1 लाख को बांट के कुछ फंड्स में लगा रहे हैं या फिर एक एक लाख तीन चार फंड्स में लगा रहे हैं। ये मुझे उनके सवाल से क्लैरिटी नहीं मिल रही है। आई हैव इन्वेस्टेड इन मोर देन 30 फंड्स इंक्लूडिंग सम डुप्लीकेट टाइप लाइक स्मॉल कैप। ओके, डुप्लीकेसी हो गई है इनके पोर्टफोलियो में। अब ये जानना चाहते हैं कि रीबैलेंस कैसे करें जिससे कि मेरा लॉन्ग टर्म रिटर्न अफेक्ट ना हो, या फिर इस 30 को वो जारी रखें और 10 साल या 12 साल के नजरिए से। 30 फंड्स, ऑफ कोर्स डुप्लीकेसी होगी। जो नया आया होगा, चलो बेटा उसी में लगा देते हैं, वही अप्रोच चल रहा होगा, विच इज नॉट अ गुड थिंग। डेफिनिटली ये बहुत ही गलत अप्रोच है। ओवर डाइवर्सिफिकेशन का ये केस है, हम्म। जहाँ पे 30 फंड्स उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में, मेजरली हम वो एनएफओज आते हैं, नए-नए फंड्स आते हैं और हम लगाते जा रहे हैं, शायद से ऐसा कुछ हो सकता है इनके केस में। जी। भी यहाँ पे डेफिनिटली रीबैलेंस तो करना चाहिए। पहला जो उनका एक्शन था, अगर मान के चलिए अगर उनको 1 लाख को बाँट के भी निवेश करना है, तो डेफिनिटली काफ़ी अच्छा अप्रोच है अभी के मार्केट कंडीशन में। अगर 1 लाख भी अगर उनको मंथली डालना है, तो डेफिनिटली डिफरेंट काइंड ऑफ फंड की कैटेगरीज़ में वो डिवाइड कर कर वो निवेश कर सकते हैं। हम्म। हालाँकि ऑलरेडी 30 फंड्स हैं, 30 फंड को अगर कम करना है, जैसे हम हमेशा कि अब 5 से 6 फंड का आप अगर टारगेट लेकर चलते हैं, तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके पोर्टफोलियो में। डिफरेंट स्कीम्स एएमसीज़ के, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्कीम्स एएमसीज़ के आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी उसको कम कैसे करें? कम करने के लिए मुझे लगता है आपको बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। आपको पहले स्ट्रैटेजिकली करना पड़ेगा। आप पहले तो बकेट बनाइए कैटेगरी वाइज़ कि कितने एमसीज़ के कितने कैटेगरी वाइज़ फंड हैं और उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, राइट? ओवरऑल आने वाले सालों में मान के चलिए कि मुझे यहाँ से 8 या 10 साल तक अगर पोर्टफोलियो को चलाना है, कह भी रहे हैं कि 10 साल,
तो वो पर्टिकुलर फंड का परफॉर्मेंस आने वाले सालों में कैसे हो सकता है, एंटिसिपेशन कि भई वो फंड हाउस के फंड मैनेजर्स कैसे फंड मैनेज कर रहे हैं अपने। जी जी। मुझे लगता है हैरी सिंह जी को ना किसी की सलाह, किसी के पास जाना चाहिए। हालांकि हम आपको बता देंगे कि देखिए, आपके पास अगर आप अलग अलग बकेट्स बनाइए, एक बकेट में कितने फंड्स, अगर आपके पास 4 लार्ज कैप है या 3 लार्ज कैप है या 5 स्मॉल कैप है, तो आपको उसमें से, लेकिन वो जो छांटने का प्रोसेस होगा वो बहुत लंबा है, उसके लिए भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस वहां पर आएंगी। राइट, पहले तो राइट। ये नहीं, कर ही लीजिए कि आपके पास एक एक कैटेगरी के कितने फंड्स है, उसकी एक बकेट बनाइए। लेकिन इन द मीन वाइल आई गेस हैरी जी, आप किसी के पास जाइए, किसी एडवाइजर के पास प्रोबेबली, जो एक पी लेंगे आपसे और आपका ये जो है पूरा जो रायता फैला हुआ है उसको समेटने में आपकी मदद करेंगे। हमेशा खुद से हर चीज करेंगे तो यही होता है, 30 फंड्स का बास्केट बना के राइट, राइट। खुद मार्केट आप ही चला रहे हैं मुझे लगता है। पूरा मार्केट खरीद लिया इन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया विरल, आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत जल्दी मिलते हैं फिर से कुछ नए सवाल और उसके जवाब की शुक्रिया, आशा में। शुक्रिया स्वाति जी। और इसके साथ ही आज फिलहाल हमारे बी वेल्दी हेल्प लाइव सेशन में इतना ही। अपने सवाल प्लीज या तो कमेंट कीजिए इस वीडियो के एंड हो जाने के बाद, या फिर हमें मेल कीजिए ask@bwealthy.co.in पर। अ, फिर से कह रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सही वक्त है कर लेने का। और याद रखिए, आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। वक्त देने के लिए शुक्रिया। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। Stay blessed, healthy, and be wealthy.